गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपके अध्याय 5 है जीव प्रक्रम। देखिए स्टूडेंट्स, एक इससे पहले भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था अध्याय 5 जीव प्रक्रम, जिसके अंदर एक छोटा सा पार्ट था आवर्त सारणी का, जो कुछ पुरानी एनसीईआरटी के अंदर वो चैप्टर दिया हुआ है, इसलिए मैंने वो डिस्कस किया था। जबकि जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर जो रियल में अध्याय 5 है वो जीव प्रक्रम वाला है। जबकि जो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था वो आवर्त सारणी के बारे में था, बिल्कुल एक आवर्त सारणी का बेसिक नॉलेज था जो आगे भी आपके काम आने वाला है, इसलिए वो चैप्टर मैंने करवा दिया था। और आज हम जो ये अध्याय 5 कर रहे हैं वो है जीव प्रक्रम। नाम से ही पता चल रहा है जीव प्रक्रम क्या होता है। देखिए, जीव प्रक्रम का तात्पर्य है जीवों के शरीर में होने वाली क्रियाएं। अब जैसे मानव शरीर के अंदर ले लो या जितने भी सजीव है उनके शरीर के अंदर ले लो, चाहे पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे अन्य जीव जंतु हो, उनका शरीर कब चलता है? जब उनके शरीर में कुछ क्रियाएं होती है, जैसे पाचन होगा, भोजन करेंगे पाचन होगा, अवशोषण होगा, श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो वो जितने सारे तंत्र मिलकर एक शरीर के अंदर पूरा प्रक्रम बनाते हैं उसी को क्या बोलेंगे? जीव प्रक्रम। यानी जीव प्रक्रम का तात्पर्य है जीवों के शरीर में होने वाला वो प्रक्रम जिससे उस जीव के शरीर की क्रिया है वो संचालित होगी। जो आपके अध्याय 5वां है जीव प्रक्रम, इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जितने भी तंत्र हैं उन सबको पढ़ेंगे। मुख्यतः इस चैप्टर के अंदर मानव शरीर के अंदर होने वाले प्रक्रमों को, तंत्रों को बताया गया है, जैसे पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, पोषक पदार्थ के बारे में हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला पार्ट हो गया। तो वो जितने भी सारे पार्ट्स हैं वो हम जीव प्रक्रम के अंदर पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर जीवों के शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं का शॉर्ट रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव प्रक्रम। यानी इस पार्ट के अंदर हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा आपको समझाया गया है 10th क्लास के हिसाब से कि पाचन में क्या होता है, श्वसन में क्या होता है, पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा उसमें क्या होगा, पौधा श्वसन करेगा उसमें क्या होगा, या मानव शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा, हार्ट कैसे काम करेगा, उन सब तंत्रों को हम किस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे? जीव प्रक्रम के अंदर। यानी इस चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से मानव शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। इससे ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है कि हम खुद अपने शरीर के बारे में स्टडी करेंगे कि हमने जो भोजन किया उसका आगे जाकर शरीर में क्या हुआ, हमने जो श्वास ली, कौन सी गैस ली, किस अमाउंट में ली, उसका शरीर में कौन से अंग ने आगे संचालन किया, या शरीर में उत्सर्जित पदार्थ कैसे बनते हैं, हमारे शरीर में जो ब्लड का परिवहन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का परिवहन होता है वो किस प्रकार होता है, हमारा हार्ट किस प्रकार धड़कता है, हार्ट की संरचना कैसी है, वो काम कैसे करता है, इन सब तंत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे किस चैप्टर के अंदर? जीव प्रक्रम के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए सभी स्टूडेंट्स अपना अध्याय 5 निकाल लेंगे जीव प्रक्रम, और इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे जीव प्रक्रम क्या है। यानी सबसे पहले आती है परिभाषा, जीव प्रक्रम क्या होगा। बिल्कुल अच्छी तरह से समझा के मैंने बताया, जीवों के शरीर में होने वाला वो सारी क्रियाएं, वो सारा प्रक्रम जो शरीर को संचालित करता है, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वो क्या कहलाता है? जीव प्रक्रम। देखिए जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हो अथवा कक्षा में बैठे हो उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण यानी शरीर को संचालित करने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? अनुरक्षण। तो शरीर के वो सारे प्रक्रम जो शरीर का अनुरक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? जीव प्रक्रम। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? पोषण। देखिए
हमारे शरीर के संचालन के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो ऊर्जा हम किससे प्राप्त करते हैं, भोजन से, पानी से, और उसी भाग को हम क्या बोलेंगे, पोषण। यानी जैसे आपके शरीर में कहीं घाव लग गया, उस घाव को भरने के लिए कुछ मिनरल्स, कुछ आयंस की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कोशिकाएं तभी वहां पर नहीं बनेगी जब शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगी। तो वो सारे प्रक्रम काम सम्मिलित करने के लिए, संपादित करने के लिए जो जो पदार्थ हम भोजन के रूप में लेते हैं, श्वास के रूप में लेते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, पोषण। और वही प्रक्रम क्या कहलाता है, अनुरक्षण। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। पिछले चैप्टर के अंदर हमने कार्बन, उनके यौगिकों को पढ़ा था, ठीक है। और आपने नाम सुना होगा, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जैसे आपने आलू खाया, चावल खाया, मीठे फल खाए, उन सब के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और इस कार्बोहाइड्रेट से भी हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। देखिए चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के होते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन, उपचयन किसको बोलेंगे, ऑक्सीकरण को। उपचयन या ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है, श्वसन। अब देखिए, आपने भोजन कर लिया, हालांकि इस चैप्टर को आगे जैसे जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आएगी, आप बिल्कुल बेस्ट तरीके से समझ पाओगे। लेकिन ये जो भी भाषा बताएगी उसको मैं समझा रही हूँ कि आपने भोजन तो कर लिया, उस भोजन को आपने क्यों किया, ऊर्जा लेने के लिए किया, और उस भोजन में से ऊर्जा तभी निकलेगी जब आप श्वास के द्वारा उसमें कौन सी गैस डालोगे, ऑक्सीजन। तो भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए साथ में कौन सा प्रक्रम आवश्यक होता है, श्वसन प्रक्रिया आवश्यक होती है। और जीव ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्सर्जित करते हैं। देखिए, एक एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब वे शरीर के बाहर, शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है, तब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। देखिए, अगर कोई साधारण जीव है तो उसको बाहर से कोई चीज लेने के लिए या शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए ज्यादा तंत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। उसकी स्किन की सतह होगी, वो डायरेक्ट वायुमंडल के कांटेक्ट में रहेगी, गैसों का आदान प्रदान कर लेगी, सीधे ही किसी सतह से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और गैसों का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है, विसरण। ये तो होता है सिंपल जीवों के अंदर, छोटे जीवों के अंदर। लेकिन जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ेगा, शरीर की जटिलता बढ़ेगी, तो सीधे गैसों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। अब हमारी स्किन है, वो सीधी ऑक्सीजन नहीं ले सकती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ सकती। इसके लिए हमारे अंदर पूरा श्वसन तंत्र बना है। नाक से शुरू होता है, फेफड़ों तक जाता है, कुप्पिका तक जाता है। यानी हमारे शरीर की जटिलता बढ़ गई है, तो श्वसन करने के लिए तंत्र की जटिलता भी आवश्यक है। सीधी स्किन से डायरेक्ट गैसों का आदान प्रदान या भोजन का अपशिष्ट पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो सकता। कारण है शरीर का आकार बढ़ना और शरीर के बनावट की जटिलता का बढ़ना, जिससे तंत्रों की आवश्यकता है वो ज्यादा बढ़ती जाती है।
देखिए, हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। यानी ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन को नाक ने ग्रहण किया तो सिर्फ नाक को ही जरूरत है, हाथ में भी चाहिए, पैरों में भी चाहिए, पेट में भी चाहिए, सब जगह चाहिए। तो इस ऑक्सीजन को नाक से शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने के लिए एक तंत्र बना होता है, ले जाने वाला, लाने वाला तंत्र। उस तंत्र को हम क्या बोलेंगे? वहन तंत्र। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी होते हैं। इन अपशिष्ट उप उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। यानी आपने भोजन किया, भोजन में जो एनर्जी थी, काम की चीज थी, वो ब्लड के अंदर चली गई, पीछे क्या बचा? कचरा बचा, उसे क्या बोलेंगे? अपशिष्ट। और इस अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं पोषण। पोषण यानी शरीर है वो ऊर्जा लेने के लिए जिन जिन खाद्य पदार्थों को, जिन जिन प्रक्रमों को फॉलो करता है, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। देखिए, जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वो भोजन है। हम भोजन क्यों करते हैं? देखिए, आप सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, फिर भी भूख तो लगेगी ना। हाँ, मात्रा कम हो सकती है, कम भूख लगती है। और एक ज्यादा मेहनत कर रहा है, साइकिल चला रहा है, रनिंग कर रहा है या कुछ काम कर रहा है, उसको भूख ज्यादा लगेगी। भूख तो दोनों को ही लगेगी क्योंकि शरीर के अनुरक्षण का काम दोनों में हो रहा है। जो मेहनत कर रहा है उसमें ज्यादा भूख लगेगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए। जो कम मेहनत कर रहा है उसको एनर्जी कम चाहिए तो उसको कम भूख लगेगी, लेकिन भूख तो दोनों को लगेगी। और उस भूख को मिटाने के लिए, शरीर की ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए जो हम खाते हैं, जो हम बाहर से लेते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी है। इनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। देखिए, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। वो जीव जिनके शरीर में खुद भोजन बन जाए किसी क्रिया द्वारा, उन्हें बाहर से कुछ खाना ना पड़े, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। उनके शरीर में खुद भोजन नहीं बन सकता, उन्हें भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहना पड़ता है, उन्हें क्या बोला जाता है? परपोषी जीव। एक लाइन में अगर मैं समझाना चाहूं तो वो पौधे या वो जीव जिनके शरीर में प्रकाश संश्लेषण होकर खुद भोजन बन जाता है, वो क्या कहलाता है? स्वपोषी। और हमें भोजन के लिए पौधों पर, दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि हमारे अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो हम क्या कहलाते हैं? परपोषी। अब जो स्वपोषी है उनके अंदर भी भोजन बनता है और उस भोजन को हम जब ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में उन भोजन को पचाने के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। उन्हीं पदार्थों को क्या कहते हैं? एंजाइम। यानी सिंपल लाइन में बोले तो भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए जो शरीर में चीज की आवश्यकता होती है, जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलेंगे? एंजाइम। ठीक है, अब आता है स्वपोषी पोषण। हालांकि स्वपोषी पोषण का तात्पर्य है वे जीव जिनके शरीर में भोजन खुद अपने आप बन जाए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण।
और स्वपोषी का उदाहरण होता है सारे पौधे। पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी सूर्य से प्रकाश लेंगे, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जल लेंगे जमीन से, और उनको मिलाकर जो भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण कर पाने वाले समस्त जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। यानी वो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, उनके अंदर भोजन खुद अपने आप प्रकाश संश्लेषण द्वारा बन जाता है। जबकि हमारे शरीर में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि हमारी कोशिका में क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता है, जिसके कारण हम भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो हम क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। यहाँ पर जो स्वपोषी पोषण नाम आया है, एक तरह से ये प्रकाश संश्लेषणी प्रक्रिया है, यानी जिसमें प्रकाश संश्लेषण होगा उसमें स्वपोषी पोषण होगा, जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा उसमें विषमपोषी या परपोषी पोषण होगा। तो स्वपोषी पोषण मतलब प्रकाश संश्लेषण। देखिए, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। देखिए, मैं आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बता रही हूं। जैसे ये पौधा है या पादप है, इसने कौन सी प्रक्रिया की? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लेगा, साथ में 12 पानी के अणु लेगा, और इसकी कोशिका के अंदर क्या है? हरित लवक है, क्लोरोफिल है, और साथ में ये क्या लेगा? सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए इन 4 चीजों की जरूरत होती है किसी भी जीव को: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और हरित लवक। हम प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी कोशिका में क्या नहीं होता? हरित लवक। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो हम भी वातावरण से ले सकते हैं, पानी हमें भी मिलता है, सूर्य का प्रकाश हमें भी मिलता है, लेकिन हमारी कोशिका में क्या नहीं है? हरित लवक। इसलिए हम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। अब पौधा इस अभिक्रिया के द्वारा जो भोजन बनाएगा उसका नाम है ग्लूकोज, और उसका फॉर्मूला है C6H12O6। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। ये भोजन के रूप में बनेगा पौधे में। पौधे में भोजन बनता तो ग्लूकोज के रूप में, लेकिन संचित स्टार्च के रूप में होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में बनाता है? तो पौधा प्रकाश संश्लेषण के रूप में भोजन का निर्माण किस रूप में करेगा? ग्लूकोज के रूप में। लेकिन जब ये इसको स्टोर करके रखेगा कोशिका में, तो किसके रूप में रखेगा? स्टार्च के रूप में रखेगा। और साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन का अणु और 6 पानी के अणु। इसलिए तो बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, पौधों का प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए 2 चीजों से उपयोगी है। पहला, एक तो इससे भोजन बनेगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण से पौधा वातावरण में कौन सी गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, और हमारे श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आप रट लेना, 99% स्टूडेंट इसका गलत आंसर देते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, मनुष्य श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? तो बच्चों का आंसर क्या होता है कि पौधा श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा। गलत आंसर। चाहे श्वसन मनुष्य करे चाहे पौधा करे, श्वसन में हमेशा हमारी तरह ऑक्सीजन गैस ही लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। जबकि पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। यानी कुल मिलाकर बात यह कि पौधों का प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए फायदे का है, क्योंकि वो ऑक्सीजन दे रहा है, जबकि पौधों का श्वसन हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हमारी तरह ही वो वातावरण से कौन सी गैस खींच रहा है? ऑक्सीजन गैस है वो खींच रहा है। तो ये थी पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसमें पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा वातावरण से, जड़ों से, जमीन से जल लेगा, हरित लवक उसकी कोशिका में है, सूर्य का प्रकाश लेगा जिससे वो ग्लूकोज बनाएगा भोजन के रूप में, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी और 6 पानी के अणु निकल जाएंगे। ये है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। नेक्स्ट देखिए, ये पौधे की कोशिका, इन कोशिकाओं के अंदर ये जो संरचना दिखाई दे रही है क्या है? हरित लवक। और कोशिकाओं के बीच में ये जो पौधे की कोशिका, हम खाली जगह इनको क्या बोलेंगे? वायु कोश।
ये पौधे की जो पत्ती है इसकी संरचना को बताया गया है। ये पर्णपटल, ये मध्य सिरा, ये सिरा, खान से जो पत्ती में आए जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? सिरा। भोजन का परिवहन करने वाला फ्लोएम और जल का परिवहन करने वाला जाइलम। ऊपर जो पीले कलर का दिख रहा है वो है फ्लोएम, नीचे जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो क्या है? जाइलम। तो ये एक पत्ती की संरचना बताई गई है कि मुख्यतः पत्ती के अंदर हरित लवक होता है। देखिए पौधे के जिस भाग में हरित लवक होगा उसका रंग कैसा होगा? हरा। तो मुख्यतः पौधों में हरे रंग की क्या होती है? पत्तियां होती है, तो उनमें क्लोरोफिल होगा, इसलिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने वाला मुख्य स्थल कौन सा होता है? पौधे की पत्तियां। देखिए ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन गैस निकली और पानी का अणु निकला। अब देखिए हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वास्तव में क्या होता है। आपको ये तीनों पॉइंट याद रखना है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्वेश्चन इनको जमाने के क्रम में भी आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण का क्रम जमाइए। सबसे पहले क्या करेगा? हरित लवक या क्लोरोफिल प्रकाश सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, फिर उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करेगा और जल के अणुओं का क्या करेगा? हाइड्रोजनीकरण, तथा उसका ऑक्सीजन में क्या कर देगा? अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को लिया गया, उसके बाद जल से कौन सी गैस को बनाया गया? ऑक्सीजन गैस को बनाया गया, और तीसरे प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड से किसका निर्माण हुआ? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण हुआ। तो ये पौधे के अंदर किसकी प्रक्रिया थी? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया थी। बिल्कुल इजी रूप में समझाया मैंने आपको। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी। पत्तियों के किनारों पर छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं। उन्हीं के द्वारा विसरण विधि के द्वारा पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और प्रकाश संश्लेषण के बाद बनी हुई ऑक्सीजन गैस को है वो निकालता है। ये एक रंध्र का छिद्र है। ये रंध्र की संरचना है खुला तथा बंद रंध्र। ये है खुला रंध्र और ये है बंद रंध्र। रंध्र के दोनों तरफ जो कोशिकाएं होती है उन्हें क्या बोलेंगे? द्वार कोशिकाएं। ये रंध्र का छिद्र और रंध्र पर क्या उपस्थित? हरित लवक। देखिए जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, और इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पत्तियों के किनारों पर रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, इन रंध्रों की यह संरचना है। ये बीच में रंध्र और इसके साइड में दो प्रकार की कोशिका जिन्हें क्या बोलेंगे? द्वार कोशिका। देखिए रंध्रों का काम होता है एक तो गैसों का आदान प्रदान करना और दूसरा जल का बाहर निकालना। आप देखते हैं ना कि सर्दियों के मौसम में जो पत्तियां होती है उनके किनारों पर ओस जमी रहती है। ओस मतलब वो पौधे का पानी होता है जो पत्तियां इन रंध्रों के द्वारा बाहर निकालती है। अब क्या होगा कि अगर हमेशा इन रंध्रों को खुला रखेंगे तो पानी निकलता जाएगा, पौधे में पानी की कमी हो जाएगी। तो इन रंध्रों को कब खोला जाता है? जब प्रकाश संश्लेषण करना हो, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना हो, तब ये द्वार कोशिकाएं इन रंध्रों को खोल देती है। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करना हो यानी रात्रि के समय, तो द्वार कोशिकाएं इन रंध्रों को बंद कर देती है जिससे जल की हानि नहीं होती है। या कब खोलती है? पौधे में फुल पानी है, पानी ज्यादा है तो इन द्वार कोशिकाओं में पानी भरेगा, ये फूलेगी और ये फैल जाएगी तो रंध्र खुल जाएगा। जैसे ही पौधे में पानी की कमी होगी, द्वार कोशिकाओं में भी पानी कम होगी, ये सिकुड़ेगी और सिकुड़ने से रंध्र भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फूलेगी तो रंध्र खुल जाएगा और सिकुड़ेगी तो रंध्र है वो बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखना, रंध्र खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? द्वार कोशिकाओं के द्वारा। रंध्रों का काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, उसके अलावा जल को भी बाहर निकाल दिए, जिसे वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। पौधे में पानी की कमी है तो रंध्र बंद हो जाएंगे, पानी फुल है तो रंध्र खुल जाएंगे, और गैसों का परिवहन करने के लिए रंध्र है वो खुल जाएंगे। और सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? द्वार कोशिकाएं। तो ये थी आपके रंध्र की संरचना, स्वपोषी पोषण, प्रकाश संश्लेषण, इन सब के बारे में हमने आज की क्लास में डिस्कस किया।
इससे आगे का जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, यानी ये आपके स्वपोषी वाला हुआ। अगली क्लास में हम परपोषी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।